अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 238। क्या तुम खुश रहोगे? सुजॉय उसकी बातें सुनकर हैरान था। साथ ही लैला की आंखों से छलक रहे एहसास उसे एक अलग ही दुनिया में लिए जा रहे थे। तब उसने धीरे से पूछा, अब क्या रह गया? कहते हुए उसके लहजे में एक झुंझुलाहट सी थी। तब लैला ने अपना चेहरा उसके सामने करते हुए कहा, मुझे इस रंग भरे चेहरे को अपने होठों से छूना है। ये सुनकर जैसे सुजॉय के मन में एक सिरन सी दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि लैला ने उसके मन की बात कह दी हो। जब से उसने लैला को ऐसे रंगों में भीगे हुए देखा था, तब से दिल में जैसे ख्वाहिश पनप रही थी। वो एक बार लैला को अपने पास खींचकर गले लगाना चाहता था। अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचते हुए वो अपलक लैला को निहारे जा रहा था, जबकि लैला अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी। उसने एकदम से सुजॉय का चेहरा अपनी हथेली में थाम लिया था और धीरे धीरे अपने होठ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगी। सुजॉय का मन अजीब से एहसास से दो चार हो रहा था। दोनों ही जैसे उस पल के एहसास को जी लेना चाहते थे। लैला नशीली आंखें लिए उसकी आंखों में देखते हुए उसके एकदम करीब आ गई थी। उन दोनों के होठों के बीच अब बस कुछ ही इंच का फासला था। तभी जैसे सुजॉय को एकदम होश आया, उसने फौरन उठकर खड़े होते हुए कहा, तुम आराम करो लैला, मैं मारिया को कॉल करके आने के लिए कहता हूँ। वो तुम्हें घर लेकर जाएगी। और हाँ, यहाँ से उठकर कहीं जाना मत। लैला सुजॉय के इस तरह अचानक उठ जाने से जैसे मायूसी हो गई। उसने बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा, आप तो मुझे फुट मसाज देने वाले थे। सुजॉय को उसकी इस हरकत पर हंसी तो बहुत आई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं हर किसी को फुट मसाज नहीं देता। वो ऑफर सिर्फ जेनी के लिए था। कहकर उसने लैला को लिटाया और फिर उसे धीरे धीरे थपकाने लगा। दोनों के पीछे पीछे आकर दरवाजे के पीछे छिपी जेनी ने जब सुजॉय के मुंह से सुना तो मन ही मन खुश हो गई। इस लैला को लगता था कि जैसे अपना जादू चलाकर ये मेरे सुजॉय को मुझसे छीन लेगी, लेकिन नहीं, सुजॉय ने आज खुद ही ये साबित कर दिया कि अब उसकी जिंदगी में लैला के लिए वैसी कोई जगह नहीं है। अब सुजॉय सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बस कुछ दिनों की बात है सुजॉय, मेरे ड्रामे का आखिरी सीन प्ले होगा और तुम अपने आप को मुझसे शादी करने से रोक नहीं पाओगे। इधर भांग के नशे में चूर लैला कुछ ही देर में गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे सोया हुआ देखकर सुजॉय तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा। आहट सुनकर जेनी भी दबे पांव तेजी से वहां से पहले ही निकल गई। कमरे से बाहर आकर सुजॉय ने गहरी सांस ली और फिर जैसे खुद से कहा, तुम्हारे नजदीक होना, तुमसे प्यार पाना मेरा सबसे बड़ा सपना है लैला। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इस वक्त ये सब नशे में कर रही हो। अब अगर मैं ऐसे में तुम्हें नहीं रोकता, तुम्हारे साथ बह जाता, तो शायद तुम खुद से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहोगी। और मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद से शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें अपने करीब आने से रोकना पड़ गया। ये सब सोचते हुए सुजॉय के मन में एक मायूसी सी थी। कुछ न कर पाने का एक मलाल सा था। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और फिर सीढ़ियां उतरते हुए वापस उस जगह पर आ पहुंचा जहां सब होली खेलने में बिजी थे। नीचे आने पर माया ने उसे देखते ही शरारती अंदाज में कहा, तो फिर लैला को अच्छे से पहुंचा दिया ना? सुजॉय ने हल्के अंदाज में एक झेपी हुई सी स्माइल दी और हाँ में सिर हिला दिया। तब माया ने कुछ सीरियस लहजे में कहा, ऐसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे छोड़कर जेनी का हाथ थाम लोगे और तुम खुश रह पाओगे? माया के इस सवाल पर सुजॉय ने चौंक कर उसे देखा और फिर एकदम से नजरें झुका सी दी। माया ने आगे कहा, तुम्हें शायद इस बात का एहसास अभी ना हो रहा हो सुजॉय,
लेकिन मुझे पता है कि अगर तुमने जेनी से शादी कर ली तो सारी उम्र तुम्हें तुम्हारा ये फैसला कचोटता रहेगा। अभी माया कह ही रही थी कि तभी जेनी ने वहां आते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है माया, सुजॉय कोई छोटा बच्चा है जिससे तुम जो पढ़ाओगी पढ़ लेगा? सुजॉय को अपने लिए जिससे सिलेक्ट करना था उसने कर लिया। अब उसकी फिक्र करने की बजाय अपनी शादी की फिक्र करो। जेनी का लहजा इतना डेरोगेटरी था कि माया के साथ साथ सुजॉय को भी उसका इस तरह माया को ताने देना बेहद बुरा लगा। लेकिन उसने जेनी का हाथ पकड़कर वहां से जाते हुए कहा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं माया। जेनी सुजॉय का हाथ थामे हुए वहां से बाहर निकल गई, जबकि माया ने उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखा तो गुस्से से भर गई। सुहाना वहीं पास खड़ी थी। हालांकि उसने उनकी पूरी बातें नहीं सुनी, लेकिन जेनी के एक्सप्रेशंस देखकर उसे ऐसा लगा कि उन दोनों के बीच जरूर कोई कड़वी बात हुई है। उसने आते ही माया के कंधे को थपथपाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और फिर पूछा, ये जेनी क्या बोल कर गई? माया ने उसकी आहट पाते ही चौंक कर उसकी तरफ देखा और गुस्से से फुफकारते हुए बोली, ये जेनी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? अगर सुजॉय की फियांसे नहीं होती ना तो आज मैं इसका सारा हिसाब चुकता कर देती। लेकिन अफसोस। और ये सुजॉय, उसने मुझसे इतने घटिया तरीके से बात की और सुजॉय के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि जेनी तुम माया को ऐसे क्यों बोल रही हो। ये लड़का ना एकदम से पूरा बदल चुका है। माया की शिकायत सुनकर सुहाना कुछ शर्मिंदा सी हो गई। उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ये बात तो है कि भाई में काफी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन जितना मैं भाई को जानती हूँ ना, उसके बाद मुझे लगता है कि भाई की इस खामोशी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वरना भाई कभी ऐसे नहीं करते कि किसी की भी कोई गलत बात बर्दाश्त कर ले। लेकिन माया अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने उसी तरह गुस्से भरे लहजे में कहा, मुझे उतनी बातें समझ में नहीं आती सुहाना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आइंदा इस लड़की ने मुझसे लगने की कोशिश की ना तो मैं सुजॉय का लिहाज भी भूल जाऊंगी। सुहाना काफी देर तक उसे यूं ही समझाती रही। उधर माया की पार्टी में आई हुई दिव्या ने भी जब लैला को ऐसे भांग के नशे में देखा तो मन ही मन खूब खुश हो रही थी। लेकिन उसे फिर अचानक से सुधीर का ख्याल आया। उसने झुंझुलाते हुए पास ही खड़ी मेघा से कहा, समझ में नहीं आता कि ये सुधीर ने मुझे फिर से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। पता नहीं उसे जो काम दिया था वो उसने किया भी है कि नहीं। तब मेघा ने कहा, उनके पुणे वाले घर का फोन नंबर होगा हमारी डायरी में, आप कहें तो फिर एक बार कॉल लगाऊं? दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। कहकर दोनों वहीं ऑफिस के ही फोन से सुधीर के घर का नंबर लगाने आ गई थी। लंबी रिंग होने के बाद जब उधर से कॉल रिसीव की गई तो दिव्या ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा, यार सुधीर कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुमों की कोई खबर ही नहीं। तब सुधीर ने मस्खरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें तो पता तो है कि पुणे आया हूँ, और जहाँ तक तुम्हारे काम का सवाल है वो तो मैंने कल ही कर दिया था और आगे की प्रोसीजर के लिए अपने आदमियों को भी लगा दिया है, इसलिए तुम टेंशन मत लो और होली एंजॉय करो। ये सुनकर दिव्या के होठों पर एक शैतानी स्माइल बिखर सी गई। उसने सुधीर को ओके कहते हुए कॉल रखा और मेघा से बोली, लैला ने वो पैसों से भरा बैग रख लिया है, अब देखना ये दिव्या उसे कैसे बदनाम करती है। वो पैसों का बैग ही उसके करियर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। दिव्या के ठहाके में इस बार मेघा ने भी उसका साथ दिया, लेकिन अपनी होने वाली जीत की खुशी में ठहाके लगाते हुए दोनों ये भूल गई थी कि उनके आसपास ही कोई तीसरा भी उनकी बातें सुन चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। ये दोनों वैम्प पता नहीं कौन से पैसों के बैग की बात कर रही हैं, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे ये बात लैला को बतानी होगी। ये सोचते हुए उसे ख्याल आया कि लैला तो अभी भांग के नशे में धुत है, और जिस हिसाब से उसकी हालत हो रही थी उस हिसाब से तो उसे अभी होश आने में काफी वक्त लग जाएगा।
मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचते हुए कबीर का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। का था। अगली सुबह जब लैला ने आंखें खोली तभी जाकर भांग का नशा पूरी तरह से उतर पाया था। लैला का सिर पूरी तरह से भारी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत वजनी चीज से अटैक किया हो। मारिया ने उसके उठने की आहट सुनी तो झट से उसके पास आते हुए बोली, अब कैसी है आपकी तबीयत? लैला ने धीरे से कहा, सिर अभी तो काफी भारी लग रहा है मारिया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तब मारिया ने हंसते हुए कहा, अरे सुहाना मैम ने जो आपको ठंडाई पिलाई थी ना, उसमें भांग मिला हुआ था, इसीलिए आपकी तबीयत कुछ बिगड़ सी गई थी। अब आप उठी गई हैं तो मैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना कर लाती हूँ। कहकर मारिया वहां से चली गई, जबकि लैला वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में जब दोनों बैठी कॉफी के सिप ले रही थीं, कि तभी डोरबेल बज उठी। मारिया ने उठते हुए कहा, आज इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कहकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर चौंक गई। आने वाले ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर वागले, लैला रॉय घर पर हैं? पुलिस का नाम सुनते ही लैला खुद ब खुद दरवाजे पर आते हुए बोली, जी इंस्पेक्टर, कहिए। जाहिरी तौर पर तो लैला काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस को देखकर उसे घबराहट सी हो रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई लैला। इंस्पेक्टर वागले ने उसे देखते ही कहा, मिस लैला, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी का नाम सुनते ही लैला चौंक सी गई। तलाशी? मेरे घर की? लेकिन क्यों? जवाब में वागले ने साथ आई हुई लेडी कांस्टेबल को अंदर जाने का इशारा करते हुए लैला से कहा, हमें खबर मिली है कि आपने अपने घर में इल्लीगल मनी छुपा रखी है, जिसको आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर जमा किया है। ये सीधे सीधे टैक्स इवेजन का मामला है। यह सुनते ही लैला के माथे पर सिलवटें सी पड़ गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर को आखिर ये खबर कहां से लगी। इंस्पेक्टर ने उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखा तो सपाट लहजे में कहा, उम्मीद है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप हमको कोऑपरेट करेंगी। लैला से कुछ बोला नहीं गया और वो बस धीरे से सिर हिलाकर रह गई, जबकि उसका दिमाग तेजी से बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर ये टैक्स चोरी के मामले में उसके खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी। एक तो कल के नशे की वजह से पहले ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके सोचने समझने की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, और उस पर ये टैक्स चोरी का इल्जाम। उसने अंदर चल रहे सर्च ऑपरेशन पर एक नजर डालते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। मैं वाकई में एक जिम्मेदार सिटीजन हूँ, टाइम से सारे टैक्सेस भरती हूँ, भला मैं टैक्स चोरी क्यों करूंगी? इंस्पेक्टर ने भी बाहर हॉल की चीजों को उलट पुलट करके देखते हुए जवाब दिया, ये आप कह रही हैं मिस लैला, लेकिन हमें जो लीड मिली है उसे फॉलो करना हमारा काम है, और फिर आपकी इंडस्ट्री में ये टैक्स चोरी बड़ा आम सा शगल है लोगों का, इसीलिए भी हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो फिर आपको ऐसे कोई घबराने की जरूरत भी नहीं है। लैला के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बस अपने दुखते हुए सिर को अपनी उंगलियों के पोरों से दबाते हुए ये सब होते हुए देखने लगी, जबकि मारिया लगातार कांस्टेबल के साथ कमरे में एक एक चीज उठा उठाकर सर्च करने में सपोर्ट कर रही थी। कांस्टेबल मैट्रेस से लेकर कबर्ड तक का कोना कोना छानने में बिजी थे। जैसे जैसे देर हो रही थी वैसे वैसे लैला की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी जैसे अचानक से उसे ध्यान आया, कहीं ये लोग उस पैसे की बात तो नहीं कर रहे जो सुधीर मुझे देकर गया था। ये ख्याल आते ही जैसे लैला का दिमाग सन्न सा रह गया। हे भगवान, घर में तो वाकई वो सुधीर के पैसे रखे हुए हैं, वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि काफी हैवी अमाउंट है। अगर वो बैग इनके हाथ लग गया
तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? ये लोग तो मेरा यकीन भी नहीं करेंगे और इन्हें यही लगेगा कि इन्हें मिली हुई इंफॉर्मेशन सही निकली। ये सब सोचते ही लैला के रोंगटे खड़े हो गए। अभी वो घबराई ही जा रही थी कि तभी अंदर से कांस्टेबल ने आवाज देते हुए इंस्पेक्टर को पुकारा। सर। लैला का दिल एक अनजाने से डर से धड़क सा गया। क्या सुधीर का पैसों से भरा बैग बन जाएगा लैला के लिए आफत? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।